Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss Guy Essential Pediatric Chapter 2 which is growth. जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि ग्रोथ किसे कहते हैं, इंक्रीज इन मास एंड साइज को हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे किसी भी बॉडी के अंदर मास का बढ़ना या साइज़ का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। और आज हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक है। इसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, फीटल ग्रोथ। फीटल मतलब होता है भ्रूण और ग्रोथ मतलब वृद्धि, भ्रूण की वृद्धि, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे फीटल ग्रोथ इज़ इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरली बाय फीटल प्लासेंटल एंड मैटरनल फैक्टर। यानी भ्रूण की जो वृद्धि होती है, यानी जो प्रमुख रूप हैं वो ये है कि भ्रूण जो है वो नाल और मार्ट मार्त कर्क होती है, ठीक है। फीटल प्लासेंटा एंड मैटरनल फैक्टर्स होती है। जो फीटल की ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा बढ़ाती है किस चीज़ को, तो फीटल को, प्लासेंटल को और मैटरनल फैक्टर्स को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, बढ़ावा देती है। 40% ऑफ वेरिएशन इन द बर्थ वेट इज़ ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स वाइल द रेस्ट इज़ ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। 40% से ज़्यादा जो वेरिएशंस होती हैं बर्थ वेट की, वो सब ज़्यादा इस 40% से ज़्यादा होती है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। वाइल द रेस्ट इज़ ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, और बाकी जो 60% बचे वो हो गए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू इसमें वेरिएशंस आते हैं। The fetus has an inherent growth potential and under normal circumstances growth into a healthy appropriate sized newborn। जो fetus होता है वो inherit करता है, यानी लेना, inherit किससे लेना, फिटस किससे ग्रोथ एडेप्ट करता है, वो पोटेंशियल बताती है उसकी कि वो किस चीज़ से ग्रोथ एडेप्ट कर रहा है। एंड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ग्रोज इनटू अ हेल्दी अप्रोप्रिएट साइज्ड न्यूबॉर्न। और अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है तो वो एक नॉर्मल साइज्ड न्यूबॉर्न बर्थ लेगा, ठीक है। द मैटरनल प्लासेंटा फीटल यूनिट एक्ट इन हार्मोनी टू प्रोवाइड द नीड ऑफ द फीटस। और जो मैटरनल प्लासेंटल फीटस होते हैं उनकी जो यूनिट होती है वो ये है ताकि जिनसे वो हार्मनी को प्रोवाइड करें अब फीटस की नीड को। यानी जो भ्रूण होता है वो नाल के थ्रू, जैसे मैं कॉमन एग्जांपल बताती हूँ कि अगर कोई बेबी, कोई फीटस, कोई भ्रूण ग्रोथ कर रहा है तो उसके ग्रोथ का जो स्रोत है वो क्या है, नाल है, यानी प्लासेंटल के थ्रू वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को एडप्ट करेगा, मदर से लेगा और उससे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जेनेटिक पोटेंशियल। पेरेंटल ट्रेट्स आर यूजुअली ट्रांसमिटेड टू द ऑफ स्प्रिंग। जो पेरेंटल ट्रेट्स होते हैं वो कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, तो वंशज से वंशज ट्रांसफ़र होते हैं। ऑफ स्प्रिंग मतलब वंशज। दस टॉल पेरेंट्स हैव टॉल चिल्ड्रन। जैसे कि जो लंबे चौड़े पेरेंट्स होते हैं उनके लंबे चौड़े चिल्ड्रंस होते हैं। जैसे कि आपने ट्वेल्थ की बुक में, एनसीईआरटी ट्वेल्थ की बुक में पढ़ा होगा इनहेरिटेंस चैप्टर में, ठीक है। तो जो टॉल पेरेंट्स होते हैं उनके टॉल चिल्ड्रंस होंगे। द साइज ऑफ द हेड इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू द पेरेंट देन आर द साइज एंड शेप ऑफ हैंड्स एंड फीट, ठीक है। जो नॉर्मल साइज़ होता है वो बच्चों के अंदर आते हैं उनके पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स लंबे चौड़े हैं तो बच्चे भी लंबे चौड़े होंगे। हेड्स जो उनके होते हैं वो भी पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, फुट्स भी एंड हैंड्स भी, ठीक है। Similarly, the structure of the chest and fatty tissue has better genetic association than other somatic characteristic। और इसी तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं चेस्ट की और फैटी टिश्यू की वो जेनेटिकली एसोसिएटेड होती है, कहीं ना कहीं जुड़ी होती है सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, ठीक है। सेक्स। बॉयज़ आर जनरली टॉलर एंड हेवियर देन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो बॉयज़ होते हैं, स्पेशली बॉयज़ के अंदर ये आती है कि जो जनरली जो बॉयज़ की बर्थ होती है उस वक्त बॉयज़ की हाइट भी गर्ल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है और वेट भी ज़्यादा होता है। फीटल हॉर्मोन्स। ह्यूमन फीटस सेक्रेट्स थायरोक्सिन फ्रॉम द 12th वीक ऑफ गेस्टेशन। जो ह्यूमन फीटस होता है यानी जो भ्रूण होता है, फीटल मतलब भ्रूण, जो भ्रूण होता है वो सेक्रेट करने लगता है थायरोक्सिन 12वें वीक, गेस्टेशन के 12वें वीक के बाद, ठीक है। Thyroxine and insulin have an important role in regulating tissue accretions and differentiations, ठीक है, in the fetus. Thyroxine and insulin have an important role in regulation
रेगुलेटिंग टिश्यू। जो थायरोक्सिन और इंसुलिन होता है उनका बहुत अहम रोल होता है टिश्यू को रेगुलेट करने में, यानी टिश्यू की जो प्रोसेस होती है उसको बढ़ाने में। एंड डिफ्रेंशिएशन इन द फीटस, और इसी के थ्रू डिफ्रेंशिएशन होता है फीटस का कि मेल फीटस है कि फीमेल फीटस है। ये थायरोक्सिन एंड इंसुलिन की वजह से ही हमें पता चल जाता है कि मतलब फीटस क्या है, मेल और फीमेल, ठीक है। बोथ हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, particularly ड्यूरिंग लेट गैस्टेशन, ठीक है। ये जो दोनों हार्मोन्स होती हैं थायरोक्सिन एंड इंसुलिन, ये दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल है ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ को लेके और डेवलपमेंट को लेके। ये पार्टिकुलेट करता है लेट गैस्टेशन में भी, यानी स्टार्टिंग 12th वीक के बाद, जब आफ्टर 12th वीक ऑफ गैस्टेशन थायरोक्सिन बनने लगता है, ठीक है। और लेट गेस्टेशन के वक्त भी यही दोनों ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, थायरोक्सिन एंड इंसुलिन। Glucocorticoid also play an important role primarily towards the end of gestation and influence the prepartum maturation of organs such as liver, lungs and gastrointestinal tract, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो भी एक बहुत अहम रोल अदा करता है, ठीक है। इसका जो प्राइमरी इसका जो सोर्स है कि प्राइमरी ये सबसे पहले किसको बढ़ावा देगा, तो ये गैस्टेशन को और गैस्टेशन को इनहेल करता है और फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस करता है प्री पार्टम मैचुरेशन ऑफ ऑर्गन। जैसे ऑर्गन्स जब ग्रोथ होने लगती है ऑर्गन्स की, तो उसमें ये क्या करता है ना कि और बढ़ावा करता है, ताकि मतलब जैसे कोई ऑर्गन बन रहा है, जैसे हार्ट बन रहा है, लंग्स बन रहे हैं, तो ये सारे टिश्यूज से ही तो मिलके बनते हैं, तो इसमें ये प्रोवोक करता है ताकि लीवर, लंग्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर और वेल मैनर्ड हो सके। ग्रोथ हार्मोन दो प्रेजेंट इन हाई लेवल इन फीटस इज़ नॉट नोन टू इन्फ्लुएंस फीटल ग्रोथ। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, माना कि ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं ना वो बहुत हाई लेवल में होते हैं फीटस के अंदर, लेकिन ये इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं ग्रोथ को, ठीक है। फीटल ग्रोथ, नेक्स्ट हमारा है फीटल ग्रोथ फैक्टर्स। भ्रूण के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर होती है वो कैसे होती है। ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड लोकली इन फीटल टिश्यू। बहुत ही भारी मात्रा में जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, यानी बनाते हैं फीटल टिश्यू को। एंड एक्ट प्रिंसिपली बाय ऑटोक्राइन एंड पाराक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये ऑटोक्राइन और पाराक्राइन मैकेनिज्म क्या होता है। ये ऑटोक्राइन जो होता है ना, इसका काम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मीडिएटर्स को बनाना और सेक्रीट करना, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स को या फिर साइटोकाइन को, ठीक है। और पाराक्राइन मैकेनिज्म जो होता है उसका काम ये होता है कि वो सिग्नल दे कि जैसे एक सेल का काम हो गया तो वो दूसरे सेल को सिग्नल दे कि हाँ भाई तुम्हारा काम हो गया, अब तुम हट जाओ, अब इसका काम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सिग्नल प्रोवाइड करना किसका काम है, पैराक्राइन मैकेनिज्म का, और प्रोडक्शन का और सेक्रेशन का काम है ऑटोक्राइन मैकेनिज्म का। देयर प्राइमरी इफेक्ट इज़ ऑन सेल डिवीज़न, और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण इफेक्ट, सबसे पहला कर्तव्य है वो ये है कि वो सेल डिवीज़न कैसे करते हैं। दो दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर एस्पेक्ट ऑफ टिश्यू ग्रोथ, और दूसरा ये है कि कैसे बढ़ावा देना है टिश्यू ग्रोथ को। दीज फैक्टर्स कैन बी बोथ ग्रोथ प्रमोशन और इनहिबिटर, और ये जो है ना इनका मतलब इनके दोनों यही फैक्टर्स हो सकते हैं कि प्रमोशन और इनहिबिटर करना है ग्रोथ को, ठीक है, प्रमोट करना है और इनहिबिट करना है, ठीक है। द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 एंड IGF-2 आर अमंग द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड फीटल ग्रोथ फैक्टर। जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ होते हैं, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मेडिएटर्स भी बोलते हैं, तो वो जो होते हैं ना इनका सबसे मतलब जो सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी क्या होती है, ग्रोथ फैक्टर्स को, फीटल के ग्रोथ फैक्टर्स को स्टडी करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्लासेंटल फैक्टर्स, ठीक है। एज इन मोस्ट स्पेसीज फीटल वेट डायरेक्टली को रिलेटेड विथ प्लासेंटल वेट एट टर्म। एक ही वक्त पे जो फीटल वेट होता है और प्लासेंटल वेट होता है वो हमेशा लगभग मैक्सिमम सेम ही होता है, ठीक है। फीटल ग्रोथ इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द प्लासेंटा। जो फीटल ग्रोथ होता है वो सबसे ज़्यादा निर्भर रहता है किस पे, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी पे प्लासेंटा के। मतलब प्लासेंटा मतलब नाल जो होता है जिससे बेबी को यानी फीटस को सबसे ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड होती है, वो होती है कौन सी, किस वजह से होती है,
प्लासेंटा के थ्रू जो होती है ना, वो फीटस सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरली और फंक्शनली उस पर डिपेंडेंट रहता है। विथ एडवांसिंग गेस्टेशन द वेट ऑफ द प्लासेंटा इंक्रीजेज टू कैटर टू द इंक्रीज्ड नीड ऑफ द बेबी। जो जैसे जैसे गेस्टेशन पीरियड आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो वेट होता है प्लासेंटा का वो भी बढ़ता है, और कैटर टू इंक्रीज नीड ऑफ बेबी, और इस वजह से जो बच्चे की नीड्स होती है वो फुलफिल कर पाता है वो। ठीक है, there are important functions and structural changes in the placenta that make this adaptation more efficient। और जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन प्लासेंटा दैट मेक्स दिस एडेप्टेशन मोर इफिशिएंट। इस पूरे प्रोसेस में प्लासेंटा का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रोल है ताकि वो फीटस को इफिशियंसी प्रोवाइड कर सके। द टोटल व्हीलस सरफेस आर इंक्रीजेज, द डिफ्यूज़न डिस्टेंस डिक्रीजेज। जो सबसे व्हीलस सरफेस होता है वो बढ़ जाता है और जो डिफ्यूज़न डिस्टेंस होता है वो घट जाता है। द फीटल कैपिलरीज डायलेट एंड रेजिस्टेंस इन फीटो प्लासेंटल वैस्कुलेचर फॉल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डिफ्यूज़न डिस्टेंस होता है वो घट जाता है और फीटल कैपिलरीज जो होती है वो मिक्स हो जाती है किसके अंदर, फीटो प्लासेंटा वैस्कुलेचर के अंदर, और उससे क्या होता है, फीटो प्लासेंटा वैस्कुलेचर गिर जाता है। ठीक है, दिस पॉजिटिव रिमॉडलिंग फैसिलिटीज़ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी प्लासेंटा। और ये जो अच्छी रीमॉडलिंग फैसिलिटीज़ है, यानी जो दोबारा से बनने वाली फैसिलिटीज़ है, वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण फैसिलिटीज़ में से एक है ताकि प्लासेंटा को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और नेक्स्ट मैं वीडियो में डालूंगी आपको इसी की कुछ और टॉपिक्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ के ही बाकी रह जाएंगे, जैसे मैटरनल फैक्टर्स, पोस्ट नेटल पीरियड जिसमें आएंगे जेनेटिक फैक्टर्स, इंट्रा ऑटरिंग ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, फिर आएगा हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, फिर न्यूट्रिशन, इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके सब्सक्राइब कर लें, और प्रीवियस जो मैंने सिर्फ ग्रोथ की इंट्रोडक्शन डाली थी वो आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।